गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज लेखक हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया एक अत्यंत ही सुंदर कहानी भोला राम का जीव कहानी के सारांश की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। आज इस कहानी के सारांश की चर्चा करेंगे, परंतु अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का विस्तृत पाठ, इसके अलावा इस कहानी के अंतर्गत आने वाले इसका देश काल, वातावरण, भाषा शैली, शीर्षक और चरित्र चित्रण से जुड़े जो जानकारी हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो भी मैं आपके साथ साझा करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भोला राम का जीव कहानी का सारांश प्रस्तुत पाठ या व्यंग लेख भोला राम का जीव लेखक हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखित है। वास्तव में देखा जाए तो ज़्यादातर सरकारी अधिकारी रिश्वत लेने की फहरिस्त में शामिल होते हैं। कभी कभी लोग सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाते लगाते मृत्यु को प्राप्त भी हो जाते हैं, मगर उनका काम नहीं बनता। इन्हीं भ्रष्टाचार पर व्यंग्यात्मक बाण चलाते हुए लेखक ने यह कहानी लिखी है। यदि इस कहानी के दूसरे पक्ष की बात करें तो इसमें भोला राम नामक व्यक्ति के लगातार 5 वर्षों तक पेंशन हेतु संघर्ष करने का मार्मिक चित्रण है। प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार किस प्रकार पनप रहा है, इसका व्यंग शैली में वर्णन किया गया है। प्रस्तुत व्यंग लेख के अनुसार धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य लोगों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक भेजते आ रहे थे, पर सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे, परंतु कोई गलती नज़र नहीं आ रही थी। तभी वे धर्मराज को संबोधित करते हुए बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। इतने में धर्मराज ने कहा, और यह दूत कहाँ है? जवाब में चित्रगुप्त बोलते हैं, महाराज, वह भी लापता है। दोनों की बातें चल रही थी कि यमदूत अंदर प्रवेश करता है, जिसे देखते ही चित्रगुप्त बोल उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? तभी जवाब में यमदूत हाथ जोड़ते हुए बोलता है, दयानिधान, आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। भोला राम की देह को त्यागते ही मैंने जीव को पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की, किंतु वह जीव मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उस जीव का कहीं पता नहीं चला। यमदूत की बात सुनकर धर्मराज बहुत गुस्सा हुए और बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। यमदूत अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुआ। तभी चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का कारोबार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद दुर्गति करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। इतने में धर्मराज ने चित्रगुप्त की ओर देखते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इतने में नारद मुनि भी वहाँ पर आ गए और धर्मराज को चिंतित देखकर उनसे कारण पूछे, तो धर्मराज ने उत्तर दिया, भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। जब यह दूत उसके पास जीव को ला रहा था तो वह इसे रास्ते में चकमा देकर भाग निकला। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स बकाया तो नहीं था? हो सकता है
उन लोगों ने रोक लिया हो। इस पर चित्रगुप्त ने कहा कि इनकम होती तो न टैक्स होता, भुखमरा था। तभी नारद बोले कि मुझे उसका नाम पता बताए, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। तत्पश्चात चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, उसका नाम भोलाराम था। जबलपुर शहर में घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार साथ रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की। लगभग 60 साल की उम्र थी उसकी। सरकारी नौकरी में था, जो 5 साल पहले रिटायर हो गया था। जब मकान का किराया वर्ष भर से नहीं चुका पाया तो मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। जब तक भोलाराम ही संसार को छोड़कर चल बसा। तलाश के सिलसिले में नारद बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने 5वें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप साल भर भी यहाँ का चक्कर लगाते रहें तो भी काम नहीं होगा। तो इस कहानी के माध्यम से, इस वाक्य के माध्यम से लेखक ने बताया है किस प्रकार से सरकारी जो कार्यालय या जो दफ्तर है किस प्रकार से एक आम आदमी को परेशान करते हैं। किसी एक छोटे से जानकारी को भी प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से वहाँ पर कर्मचारी जो हैं एक टेबल से दूसरे टेबल पर उस व्यक्ति को घुमाते रहते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी परेशान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी तुरंत आपका काम हो जाएगा। जब नारद ने बड़े साहब के कमरे में पहुंचा तो साहब बहुत नाराज होकर कहने लगे, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? जवाब में नारद ने बोला, आपका चपरासी सो रहा था। तभी साहब ने रौब से पूछा, क्या काम है? इतने में नारद ने भोलाराम का पेंशन केस के बारे में बतलाया। तभी साहब बोले, आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते, यहाँ पर दान पुण्य भी करना पड़ता है। साहब का इशारा सीधे सीधे रिश्वत की गड्डियों पर था। बल्कि बदले में जब साहब ने नारद की वीणा का मांग किया तो उन्हें अपना वीणा देते हुए बोले, यह लीजिए, अब जरा जल्दी भोलाराम की पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। नारद की बात सुनकर साहब खुश हो गए। नारद को कुर्सी दी और चपरासी को बुलवाया। चपरासी को फाइल लाने को कहा। कुछ ही देर में चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद ने जवाब में बोला, भोलाराम। तभी अचानक फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। आवाज़ सुनते ही नारद चौंके, लेकिन तुरंत वे मामले को समझ गए और बोले, भोलाराम तुम क्या भोलाराम के जीव हो? अभी आवाज़ आई। हाँ, तो यहाँ पर इस वाक्य के माध्यम से जो है लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि भोलाराम जो है वो किस प्रकार से उसकी सारी जो बातें हैं वो जिस प्रकार से अपने पेंशन के लिए किस प्रकार से वो लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, परंतु जो सरकारी बाबू हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो किस प्रकार से उसको टाल रहे हैं, उसका कार्य नहीं कर रहे हैं। और जो भोलाराम का जो फाइल है वो भी किस प्रकार से परेशान हो चुका है, वो भी भोलाराम के पास जाना चाहता है, परंतु सरकारी बाबू जो हैं वो रिश्वत लिए बिना कोई कार्य नहीं करना चाहते। नारद ने भोलाराम को समझाते हुए कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो तुम्हारा स्वर्ग में इंतज़ार हो रहा है। तभी आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन के दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तो सोचिए कि एक आदमी की मनोदशा क्या है कि उसको स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं नारद मुनि आए हैं, फिर भी उसको स्वर्ग नहीं चाहिए, उसको पेंशन चाहिए, जो कि ये सरकारी बाबू नहीं दे रहे हैं। तो इस कहानी के माध्यम से
भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य कहानी है जो सरकारी दफ्तरों के कामकाज और उनकी व्यवस्था को दर्शाती है। भोलाराम एक साधारण सा व्यक्ति था। अवकाश प्राप्त करने के बाद पेंशन लेने के लिए उसे दफ्तर के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, परंतु वह पेंशन नहीं ले पाता था। लेखक ने एक आम आदमी की दुर्गति का वर्णन किया है जो सीधे तरीके से चलने के कारण अपना काम कराने में असमर्थ रहते हैं। वे रिश्वत रूपी वजन अपने आवेदन पत्रों पर नहीं रख पाते, इसीलिए उनके आवेदन पत्र उड़ जाते हैं। सरकारी दफ्तरों में इस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है। अधिकारी को खुश करने तथा अपना काम निकलवाने के लिए उसे भेंट, चंदा, उपहार या रिश्वत देना आवश्यक हो जाता है। भोलाराम इस बात को नहीं समझ पाता। वह बीमारी और भुखमरी के कारण मर जाता है। भोलाराम की व्यथा एक आम आदमी की व्यथा है। लेखक सरकारी कार्यालयों में फैली इस अव्यवस्था, अत्याचार और रिश्वतखोरी के कारणों के प्रति पाठकों का ध्यान खींचने में समर्थ हुआ है। सरकारी कार्यालयों में छोटे छोटे काम भी लंबे समय तक लटकते रहते हैं। यह कर्मचारियों के ढीलापन का सबूत है। सरकारी दफ्तरों में यदि कोई पहुंच जाते तो चपरासी से लेकर बाबू, फिर बड़े बाबू, फिर अफसर, फिर साहब के चक्रव्यूह में फंस जाता है। छोटे से लेकर बड़ा साहब तक जानता है कि बिना रिश्वत के किसी का काम नहीं होता है। सरकारी व्यवस्था एक यंत्र की तरह है। उसका हर पुर्जा बिना तेल रिश्वत लिए नहीं चलता है। हर व्यक्ति अवसर का लाभ उठाना चाहता है। भोलाराम का जीव कहानी को लेखक ने पौराणिक कथा का रूप दिया है ताकि अपनी बात को हास्य और व्यंग्य के द्वारा समाज तक रख सके। रेलवे की अव्यवस्था, राजनीतिक दलों की तिकड़म, ठेकेदारों द्वारा बेईमानी, सभी का पर्दाफाश किया गया है। भोलाराम की आत्मा को पेंशन न मिलने की वजह से शांति नहीं मिली थी, इसीलिए उसका जीव अपनी फाइल में अटका था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी भोलाराम का जीव के सारांश और उसके महत्वपूर्ण उद्देश्य की चर्चा की। यहाँ से 2 से 3 प्रकार के प्रश्न जो हैं वो प्रत्येक परीक्षा में आते हैं, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो आज हमने स्पष्ट तरीके से इस कहानी के सारांश को पढ़ा, परंतु अगर आप चाहते हैं कि इसका विस्तृत पाठ मैं आपको पढ़ाऊं तो आज हमने इस कहानी को विस्तृत रूप से पढ़ा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का संपूर्ण पाठ मैं आपको पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।